क्या होगा अगर आप एक ऐसी दुनिया में कदम रखें जहां युद्ध की कठोर सच्चाई और परियों की जादुई कहानियां आपस में मिलती हैं? 2006 की चर्चित फिल्म पैन्स लैबिरिंथ आपको एक ऐसी ही रहस्यमयी और जादुई यात्रा पर ले जाती है जहां एक छोटी बच्ची ओफेलिया क्रूरता और कल्पना के बीच फंस जाती है। 1944 का स्पेन, गृह युद्ध के बाद का तनाव भरा माहौल। ओफेलिया एक क्रूर फांसीवादी सौतेले पिता की दुनिया और एक रहस्यमयी भूल भुलैया में छिपी जादुई प्राणियों की कहानी के बीच खुद को पाती है। लेकिन क्या ये केवल एक कल्पना है या फिर इसके पीछे कुछ भयानक सच्चाई छिपी है? यह कहानी सिर्फ जादू और परियों की नहीं है, बल्कि बलिदान, साहस और इंसानियत की भी है। पैन्स लैबिरिंथ आपको अंत तक सोचने पर मजबूर करेगा कि यह जादू सच है या सिर्फ एक भ्रम। तो तैयार हो जाइए, सिने रिव्यू आपको एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में ले जा रहा है जहां हर मोड़ पर रोमांच और हैरान कर देने वाले रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस सफर का हर कदम आपको चौंका देगा। आज मैं एक ड्रामा, फैंटेसी और वॉर फिल्म पैन्स लैबिरिंथ की कहानी समझाने जा रहा हूं। आगे स्पॉयलर्स हो सकते हैं, ध्यान रखें। 1944 में सिविल वॉर के बाद विद्रोही स्पेन के पहाड़ों में नए फांसीवादी शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। मिलिट्री पोस्ट्स विद्रोह को दबाने के लिए तैनात की गई है। जमीन के अंदर की दुनिया में एक राजकुमारी ने मानवीय दुनिया में जाने का सपना देखा और वो जमीन पर भाग जाती है। सूरज देखते ही उसकी यादें मिट जाती हैं। यादें खोने के बाद राजकुमारी बीमार हो जाती है और वो मर जाती है। उसके पिता जो राजा थे वो जानते थे कि वो फिर से जन्म लेकर वापस आएगी और वो उसका इंतजार करते हैं। वही स्पेन में ओफेलिया अपनी गर्भवती माँ कार्मेन के साथ जा रही है। अचानक उसे उल्टी आती है। जैसे ही वे बाहर आते हैं, ओफेलिया सड़क पर आगे जाती है और एक अजीब पत्थर उठाती है। फिर वह एक पत्थर की मूर्ति देखती है और ये पत्थर उसकी आंख का होता है। वो उसे वहां रख देती है जिससे पूरी छवि बन जाती है। पत्थर से एक बड़ा कीड़ा बाहर आता है और उड़ जाता है। तभी कार्मेन ओफेलिया को बुलाती है। जब वे वापस कार में जाते हैं तो कार्मेन उसे याद दिलाती है कि उसे अब अपने नए सौतेले पिता कैप्टन विडाल का सम्मान करना होगा। कार मिलिट्री कैंप में पहुंचती है जहां कार्मेन का नया पति कैप्टन विडाल उसका स्वागत करता है। ओफेलिया अपना हाथ बढ़ाती है ताकि वह विडाल से हाथ मिला सके, लेकिन विडाल उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और गलत हाथ इस्तेमाल करने के लिए उसे डांटता है। वह हाउसकीपर मर्सिडीज को सामान अंदर ले जाने की कहता है और वे चले जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तब ओफेलिया कैंप के पास एक भूल भुलैया में उस बड़े कीड़े का पीछा करती है, लेकिन मर्सिडीज उसे आगे जाने से रोक देती है और उसे वापस कैंप में ले जाती है। उस शाम विडाल विद्रोहियों को खोजने और खत्म करने की योजना बना रहा होता है। इस बीच कैंप के डॉक्टर डॉ फरेरो कार्मेन को आराम करने के लिए दवा देते हैं। जब वह चले जाते हैं, मर्सिडीज चुपचाप उन्हें बताती है कि एक मरीज की हालत खराब हो रही है। डॉ फरेरो उसे एक पैकेज देते हैं और कैप्टन विडाल से मिलने चले जाते हैं। डॉ फरेरो के जाने के बाद मर्सिडीज ओफेलिया को उसे ये करते हुए देख लेती है। फिर ओफेलिया अंदर चली जाती है, लेकिन वो पुराने घर की आवाज से सो नहीं पाती है। ओफेलिया अपने भाई को एक कहानी सुनाती है ताकि वे सो सके। उसकी कहानी एक उदास दुनिया के बारे में होती है जहां एक गुलाब काले पहाड़ की चोटी पर बैठा होता है। जो भी उस गुलाब को तोड़ेगा वह अमर हो जाएगा, लेकिन उसके कांटे जहरीले होते हैं, इसलिए कोई भी उसे छू नहीं पाता। गुलाब मुरझा जाता है और उसका उपहार किसी को नहीं मिल पाता। नीचे डॉ फरेरो विडाल के कमरे में आता है और कार्मेन की खराब हालत की रिपोर्ट करता है, लेकिन बच्चा ठीक है पर कार्मेन को अब यात्रा नहीं करनी चाहिए। पर विडाल कहता है कि उसके लड़के का जन्म वहीं पर होगा जहां पर वो होगा। फिर बाहर विडाल एक पिता और बेटे से मिलता है जिन्हें सैनिकों ने गोलियों की आवाज सुनने के बाद पकड़ लिया था। पिता और बेटे के पास एक बंदूक होती है जिसे हाल ही में चलाया गया था। बेटा कहता है कि उसका पिता सिर्फ खरगोशों का शिकार कर रहा थे। विडाल को भरोसा नहीं होता और वह आदमी के बैग की तलाशी लेता है जहां उसे कुछ संदिग्ध नोट्स और शराब की एक बोतल मिलती है। विडाल शराब की बोतल से बेटे के चेहरे पर मारता है और फिर उसके सिर पर वार करता है। इसके बाद वह पिता को गोली मार देता है। उसके सैनिक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। बाद में विडाल उस आदमी के बैग में खरगोश का शव पाता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि अगली बार संदिग्धों की ठीक से तलाशी लें। उस रात ओफेलिया बेडरूम में उड़ने की आवाज से जाग जाती है। वो बिस्तर के नीचे उस कीड़े को देखती है। थोड़ी देर बाद वो एक परी बन जाता है। परी ओफेलिया को भूल भुलैया में ले जाती है और उसे बीच की दीवारों से रास्ता दिखाती है। वे एक गुफा में पहुंचते हैं। वहां एक क्रीचर ओफेलिया के आने से खुश होता है। वह खुद को फॉन के रूप में परिचित कराता है और उसे प्रिंसेस मोआना कहता है। ओफेलिया उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन फॉन इस बात पर जोर देता है कि उसके कंधे पर एक निशान है जो इसका प्रमाण है। वह उसे 3 काम करने के लिए कहता है ताकि यह साबित हो सके कि उसकी आत्मा नश्वर नहीं है।
फोन उसे बुक ऑफ क्रॉसरोड्स देता है, जो केवल तब खुलता है जब वह अकेली हो। यह किताब उसे बताएगी कि उसे कौन कौन से काम पूरे करने हैं। फिर फोन अंधेरे में गायब हो जाता है और ओफेलिया अकेली रह जाती है। अगली सुबह विडाल मर्सिडीज को आदेश देता है कि वह उन खरगोशों को पकाए जो उसने पिता और बेटे से लिए थे। मर्सिडीज उन्हें रसोई में ले जाती है, फिर ओफेलिया के लिए गर्म पानी तैयार करती है। जब ओफेलिया अकेली होती है तो वह बुक ऑफ क्रॉसरोड्स निकालती है, जिसे उसने रेडिएटर के पीछे छिपा रखा होता है। जैसे ही वह किताब खोलती है, उसमें जादुई रूप से तस्वीरें और शब्द दिखाई देने लगते हैं और ओफेलिया उसे देखने लगती है। अचानक उसकी माँ दरवाजा खटखटाती है और उसे जल्दी करने को कहती है। ओफेलिया अपनी कंधे पर एक अर्धचंद्राकार निशान देखती है, जो उसे इस बात का यकीन दिलाता है कि वह वाकई में पुनर्जन्मी हुई राजकुमारी है। जब ओफेलिया रसोई में जाती है तो महिलाएं उसकी सुंदर ड्रेस की तारीफ करती हैं, जिसे उसकी माँ ने बनाया था। इस बीच मर्सिडीज गाय का दूध निकाल रही होती है और ओफेलिया उसे बताती है कि उसने परियों और फोन से मुलाकात की है, लेकिन मर्सिडीज उसे सावधान करती है कि वह फोन पर भरोसा न करे। विडाल मर्सिडीज को बुलाता है और वह उसकी बात बीच में छोड़ देती है। एक नई खेप जिसमें खाना, दवा और तंबाकू आता है, जिसके लिए विडाल मर्सिडीज से स्टोर रूम की चाबी मांगता है। इसके बाद ओफेलिया जंगल में बुक ऑफ क्रॉसरोड्स के पहले टास्क को पढ़ती है। किताब उसे एक पुराने सूखते हुए विशाल पेड़ के बारे में बताती है, जो कभी जादुई प्राणियों का घर था। पेड़ की जड़ों के नीचे एक विशाल मेंढक रहता है, जो पेड़ को कमजोर कर रहा है। ओफेलिया को उस मेंढक को 3 जादुई पत्थर खिलाने होते हैं और उसके पेट से एक सुनहरी चाबी निकालनी होती है। ओफेलिया अपने जूतों को गंदा होते देख अपनी नई ड्रेस को एक शाखा पर छोड़ देती है और पेड़ के अंदर चली जाती है। ओफेलिया पेड़ के अंदर घुसती है, जहां चारों ओर कीचड़ और कीड़े होते हैं। वह रेंगते हुए आगे बढ़ती है और आखिरकार उस बड़े मेंढक को ढूंढती है। मेंढक उसके चेहरे से एक कीड़ा खा जाता है और जोर से डकार लेता है। ओफेलिया अपने हाथ में कीड़ों के बीच वह जादुई पत्थर देखती है, जिसे वह मेंढक को खिलाने के लिए लाई होती है। वह उन पत्थरों के साथ कीड़ा मेंढक को देती है। मेंढक खुशी खुशी उन्हें खा लेता है। जादुई पत्थर खाने के बाद मेंढक अपने पेट की सारी चीजें उगल देता है और ओफेलिया उसमें से सुनहरी चाबी निकाल लेती है। वह बाहर आती है और देखती है कि उसकी नई ड्रेस कीचड़ में गिर गई है। उसी समय बारिश शुरू हो जाती है। इसी दौरान विद्रोहियों और विडाल के बीच का तनाव बढ़ता है। विडाल और उसके सैनिक पहाड़ों में विद्रोहियों का पीछा करते हैं और एक लावारिस कैंपफायर का पता लगाते हैं, जहां उन्हें कुछ दवाइयां मिलती हैं। वे यह मान लेते हैं कि विद्रोही किसी घायल साथी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। विद्रोही ग्रुप दूर से उन पर नजर रखता है, लेकिन वे चुप रहते हैं। डिनर के दौरान मेहमान राशन के हिस्से पर नाराज होते हैं, लेकिन विडाल इस बात पर जोर देते हैं कि किसी को विद्रोहियों के साथ अपना राशन शेयर नहीं करना है। डॉक्टर फरेरो और मर्सिडीज इस बात से परेशान होते हैं। मर्सिडीज चुपचाप जंगल में संदेश भेजने की कोशिश करती है, लेकिन वहां उसे कीचड़ में लिपटी हुई ओफेलिया दिखाई देती है। फिर मर्सिडीज कार्मेन को जाके ओफेलिया के मिलने की बात बताती है। वो अपना डिनर छोड़ के चली जाती है। फिर वो ओफेलिया को इस बात पर डांटती है और अगली बार ऐसा करने से मन करती है। कार्मेन के जाने के बाद वो कीड़ा वापस आता है। फिर रात में ओफेलिया फिर से भूल भुलैया में जाती है, जहां फोन उससे कहता है कि वह सुनहरी चाबी संभाल कर रखे और उसे एक चौक का टुकड़ा देता है। फोन वादा करता है कि जब ओफेलिया अपने सभी काम पूरे कर लेगी तो वह अपने महल में प्रवेश कर पाएगी। लेकिन ओफेलिया को मर्सिडीज की चेतावनी याद आती है और वह फोन पर थोड़ा संदेह करने लगती है। दूसरे दिन विडाल की निगरानी में सबको राशन दिया जाता है। वही ओफेलिया कमरे में जाग जाती है। वो अपनी माँ की दर्द की सिसकियां सुनती है और वो बाथरूम में चली जाती है। वो बुक में खून देखती है। फिर वो बाहर आकर देखती है तो उसकी माँ खून से लथपथ होती है। वो विडाल को बुलाती है और फिर डॉक्टर ओफेलिया को अलग कमरे में सोने का सुझाव देता है। रात में वहां पर फोन फिर से आता है और ओफेलिया को एक मैंड्रेक रूट देता है और उसे अपने माँ के बिस्तर के नीचे दूध के अंदर रखने के लिए कहता है और उसे रोज 2 बूंद खून डालने को कहता है। फिर मर्सिडीज और डॉक्टर फरेरो जंगल में विद्रोहियों के पास जाते हैं, जहां मर्सिडीज अपने भाई से मिलती है। फिर वे लोग विद्रोहियों के ठिकाने पर जाते हैं और वहां फरेरो उनके नेता का जख्मी पैर को काट देता है। अगले दिन ओफेलिया फिर से बुक ऑफ क्रॉसरोड्स खोलती है। इस बार उसे एक नया काम दिया जाता है। वह चौक से दीवार पर एक दरवाजा बनाती है और उसके अंदर प्रवेश करती है। वहां उसे एक अजीबोगरीब जगह मिलती है, जहां एक लंबा टेबल होती है और उस पर तरह तरह के स्वादिष्ट खाने रखे होते हैं।
टेबल के आखिर में एक अजीब सफेद रंग का क्रीचर बैठा होता है, जिसकी आंखें एक प्लेट पर रखी होती हैं। दीवारों पर बनी पेंटिंग्स से पता चलता है कि यह क्रीचर बच्चों को खाने के लिए भोजन से लुभाता है। टेबल के पास बच्चों के जूते का ढेर इस भयानक कहानी को सच साबित करता है। ओफेलिया छोटे छोटे दरवाजों की तरफ जाती है, जहां उसे सुनहरी चाबी से एक दरवाजा खोलना होता है। वह एक दरवाजा खोलकर एक खंजर निकालती है, लेकिन जब वह वापस आती है तो खाने के पास रखे अंगूर उसकी नजर में आ जाते हैं। परियां उसे चेतावनी देती हैं, लेकिन वह उन्हें अनसुना कर अंगूर खा लेती है। अंगूर खाते ही वह अजीब क्रीचर जाग जाता है। उसकी आंखें अब उसके हाथों में होती हैं और वह इधर उधर देखने लगता है। ओफेलिया परिया की चेतावनी को नजरअंदाज करती है और पीछे की तरफ क्रीचर को आते हुए नहीं देखती। तभी परिया उसे बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह क्रीचर 2 परियों को खा जाता है। ओफेलिया समय पर भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। ओफेलिया दरवाजे के बंद हो जाने के बाद बहुत घबरा जाती है। वह अपने पास के चौक से एक नया दरवाजा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन चौक टूट जाता है। थरथराते हाथों से वह फिर से एक दरवाजा खींचती है, लेकिन इस बार छत पर। जैसे ही वह दरवाजा बनाती है, वह दीवार पर चढ़कर बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। ठीक उसी समय वह भयानक क्रीचर उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन ओफेलिया बाल बाल बच जाती है और अपने कमरे में वापस पहुंच जाती है। इस बीच पहाड़ों में विद्रोही अपनी नई योजना बनाते हैं। पेड्रो, जो विद्रोहियों का नेता और मर्सिडीज का भाई है, डॉ. फरेरो से बात करता है और बताता है कि उन्हें कुछ और मदद मिलने वाली है ताकि वे विडाल और उसके सैनिकों से लड़ सके। लेकिन डॉक्टर फरेरो को यकीन नहीं होता कि सरकार और भी सैनिक भेजेगी, और वह पेड्रो से कहता है कि वह अपनी बहन मर्सिडीज को सुरक्षित सीमा पार ले जाए। लेकिन पेड्रो अपने मकसद पर अडिग रहता है और कहता है कि वे अभी योजना बदलने वाले नहीं हैं। ओफेलिया अपनी मां के लिए मैंड्रेक रूट तैयार करती है। जैसे ही वह उसे दूध में रखती है, रूट में क्रीचरन आ जाता है और वह उसकी मां की गतिविधियों की नकल करने लगता है। ओफेलिया हर दिन इसे खून देती है और उसकी मां की तबीयत धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। विडाल और डॉक्टर फरेरो तब उसकी मां को देखने आते हैं और नोटिस करते हैं कि कार्मेन की हालत ठीक हो रही है। विडाल डॉक्टर को आदेश देता है कि अगर कभी भी मां और बच्चे की जान पर खतरा आए तो वह बच्चे को बचाए, भले ही मां की जान चली जाए। यह सुनकर ओफेलिया चिंतित हो जाती है। उसी समय विद्रोहियों द्वारा किए गए एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और विडाल बाहर जांच करने चला जाता है। फिर ओफेलिया अपने अजन्मे भाई से बात करती है। वह उससे विनती करती है कि वह बिना उनकी मां को नुकसान पहुंचाए बाहर आए और वादा करती है कि अगर वह उनकी मां को सुरक्षित रखेगा तो वह उसे अपने राज्य का राजकुमार बनाएगी। बाहर सैनिक एक टूटी हुई ट्रेन का मलबा ढूंढते हैं, जिसे विद्रोहियों ने उड़ा दिया था, लेकिन इसका सामान सुरक्षित रहता है। विद्रोही कैंप में घुसपैठ करते हैं और स्टोर रूम में लूटपाट करते हैं। विडाल ताला देखकर समझ जाता है कि यह टूटे बिना खुला था। लड़ाई में विद्रोहियों को हराने के बाद वे एक जीवित विद्रोही को पकड़ लेते हैं और उसे पूछताछ के लिए स्टोर रूम में ले जाते हैं। यह सुनकर मर्सिडीज परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उसका भाई पेड्रो हो सकता है। लेकिन जब वह उसे देखती है तो उसे राहत मिलती है कि वह पेड्रो नहीं है। विडाल स्टोर रूम में पकड़े गए विद्रोही से पूछताछ करता है। वह विद्रोही से कहता है कि अगर वह बिना हकलाए 3 तक गिनती कर लेता है तो उसे आजाद कर देगा। लेकिन विद्रोही ऐसा नहीं कर पाता, जिससे विडाल गुस्से में उसके चेहरे पर हथौड़े से वार करता है। उसी रात फॉन फिर से ओफेलिया से मिलने आता है। ओफेलिया फॉन का शुक्रिया अदा करती है कि उसकी मां ठीक हो रही है, लेकिन वह उन परियों के मारे जाने के लिए माफी भी मांगती है। बची हुई एकमात्र परी फॉन को बताती है कि क्या हुआ था। यह सुनकर फॉन गुस्से में आ जाता है। ओफेलिया उसे खंजर सौंप देती है और अंगूर खाने के लिए माफी मांगती है, लेकिन फॉन को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है कि उसने काम में नाकामयाबी पाई है और अब वह एक साधारण इंसान बन चुकी है। इसके बाद वह गायब हो जाता है। अगले दिन डॉक्टर फरेरो को स्टोर रूम में लाया जाता है ताकि वह घायल विद्रोही का इलाज कर सके। डॉक्टर उसकी टूटी हुई उंगलियों को चेक करता है। विडाल को डॉक्टर के बैग में एक एंटीबायोटिक्स की बोतल मिलती है, जो विद्रोहियों के कैंप में मिली दवा से मिलती जुलती होती है। जब विडाल कमरे से बाहर जाता है, विद्रोही डॉक्टर से विनती करता है कि वह उसे मार दे ताकि वह और ज्यादा यातना न सहे। विडाल को पता चल जाता है कि डॉक्टर विद्रोहियों की मदद कर रहा है और वह उसे गिरफ्तार करने की तैयारी करता है। लेकिन इसी दौरान विडाल को कार्मेन के कमरे से आवाज सुनाई देती है। जब वह कमरे में जाता है तो वह देखता है
कि ओफेलिया अपनी माँ के बिस्तर के नीचे छिपी हुई है और मैंड्रेक रूट उसके पास रखा हुआ है। विडाल को यह सब मूर्खतापूर्ण जादू लगता है और वह कार्मेन को इसके बारे में बताता है। कार्मेन विडाल की बात सुनकर ओफेलिया से कहती है कि वह इन बकवास चीजों पर विश्वास करना बंद कर दे। ओफेलिया यह सब छोड़कर जाने के लिए कहती है, लेकिन उसकी माँ मैंड्रेक रूट को आग में डाल देती है, जिससे रूट दर्द में चीखने लगता है। जैसे ही वो जलता है, कार्मेन बेहोश होकर गिर जाती है। उधर स्टोर रूम में विडाल यह देखता है कि डॉक्टर ने विद्रोही को मरने से पहले जहर का इंजेक्शन दिया। विडाल गुस्से में आकर डॉक्टर को गोली मार देता है। इसके बाद विडाल को बताया जाता है कि कार्मेन का लेबर शुरू हो गया है। कार्मेन की चीखों के बीच खून से सने कपड़े कमरे से बाहर लाए जाते हैं। विडाल और ओफेलिया चिंतित बाहर इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद पैरामेडिक बताता है कि कार्मेन मर गई, लेकिन बच्चा बच गया है। अगले दिन कार्मेन का अंतिम संस्कार होता है। ओफेलिया अपनी माँ के कमरे की सफाई करती है और उसके बेड साइड टेबल पर रखी दवाई की बोतल को देखती है। वह अपनी माँ की खाली व्हील चेयर के सामने थोड़ी देर के लिए रुकती है, अपनी माँ को याद करते हुए। उस शाम विडाल मर्सिडीज से बात करते हुए उसे सूचित करता है कि अभी भी कैंप में एक विद्रोही जासूस है। यह अप्रत्यक्ष धमकी मर्सिडीज को डराती है। विडाल उसे स्टोर रूम से शराब लाने का आदेश देता है, लेकिन उसे याद दिलाता है कि उसके पास अभी भी स्टोर रूम की चाबी है। विडाल यह भी संकेत देता है कि जब विद्रोही कैंप पर हमला कर रहे थे, तब स्टोर रूम का ताला टूटा नहीं था। मर्सिडीज कुछ नहीं कहती और चाबी लेकर चली जाती है। विडाल के संदेह के चलते मर्सिडीज अपने सामान को छिपाकर रखती है और ओफेलिया से विदाई लेती है। वह पहले ओफेलिया को साथ ले जाने से मना करती है, लेकिन फिर उसे यकीन हो जाता है कि बच्ची वहां सुरक्षित नहीं है। दोनों कैंप से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन विडाल और उसके सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। विडाल ओफेलिया को वापस उसके कमरे में ले जाकर थप्पड़ मारता है, क्योंकि उसने मर्सिडीज के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। फिर वह ओफेलिया को उसके कमरे में बंद कर देता है और मर्सिडीज को स्टोर रूम में पूछताछ के लिए ले जाता है। विडाल मर्सिडीज को स्टोर रूम में ले जाकर उससे पूछताछ करने की तैयारी करता है। वह मर्सिडीज के बैग से निकले पत्रों को पढ़ता है और उन लोगों को इकट्ठा करने का आदेश देता है जिन्होंने यह पत्र लिखे हैं। विडाल मर्सिडीज को टॉर्चर करने की तैयारी करता है, लेकिन मर्सिडीज अपनी कमर में छुपाई हुई चाकू से खुद को आजाद कर लेती है। मर्सिडीज विडाल को पहले पीठ में और फिर सीने में चाकू घोंप देती है। वह उसे धमकी देती है कि अगर उसने ओफेलिया को और नुकसान पहुंचाया तो वह उसे मार डालेगी। फिर वह उसके चेहरे पर चाकू से वार करती है और वहां से भाग जाती है। बाहर खड़े सैनिक मर्सिडीज को भागते हुए देख लेते हैं, लेकिन सोचते हैं कि विडाल ने उसे छोड़ दिया है। जब विडाल खून से लथपथ बाहर आता है, तो वह सैनिकों को मर्सिडीज के पीछे जाने का आदेश देता है। मर्सिडीज जंगल की ओर भागती है और उसके पीछे घुड़सवार सैनिक होते हैं। जब वह गिर जाती है और हार मानने की स्थिति में होती है, तभी अचानक पेड्रो और विद्रोही ग्रुप आकर उसे बचा लेते हैं और सबको मार देते हैं। उसी समय फॉन एक बार फिर ओफेलिया से मिलता है। ओफेलिया खुशी से दौड़कर उसकी बाहों में चली जाती है, क्योंकि वह उसे एक दोस्त के रूप में देखती है। फॉन उसे बताता है कि वह अपने छोटे भाई को भूल भुलिया तक लेकर आए और उसे फिर से एक चौक का टुकड़ा देता है ताकि वह भाग सके। विडाल अपने कमरे में अपने घायल चेहरे की टांके लगाने में व्यस्त होता है। उसी समय ओफेलिया चुपके से अंदर आ जाती है। वह उसके पीछे छुपकर चौक का टुकड़ा टेबल पर छोड़ देती है। जब विडाल शराब पीने के लिए ग्लास उठाता है, वह टेबल पर रखे चौक को देखता है और उसे अपने हाथ में लेकर मसल देता है। जैसे ही वह इधर उधर देखने लगता है, एक सैनिक उसे बताने आता है कि उसका लेफ्टिनेंट घायल होकर वापस आया है। विडाल सैनिक के साथ चला जाता है और ओफेलिया मौके का फायदा उठाकर उसकी शराब में स्लीपिंग मेडिसिन मिला देती है। कुछ ही देर बाद विडाल लौटता है और शराब पीते ही उसे चक्कर आने लगते हैं। ओफेलिया अपने छोटे भाई को गोद में उठाकर वहां से भाग जाती है, लेकिन विडाल धीरे धीरे उसके पीछे आता है। इस बीच कैंप पर विद्रोहियों का हमला शुरू हो चुका है और विद्रोही सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं। ओफेलिया भागकर भूल भुलिया तक पहुंच जाती है, लेकिन विडाल भी उसका पीछा कर रहा होता है। भूल भुलिया की दीवारें ओफेलिया के लिए खुल जाती हैं, जिससे वह सीढ़ियों की ओर पहुंचती है, लेकिन विडाल के लिए रास्ता बंद कर दिया जाता है। फॉन ओफेलिया की सफलता का जश्न मनाता है, लेकिन उसके हाथ में खंजर देखकर ओफेलिया को शक होता है। फॉन उसे बताता है कि राजकुमारी के राज्य का दरवाजा खोलने के लिए मासूम बच्चे के खून की एक बूंद चाहिए, लेकिन ओफेलिया अपने भाई को नुकसान पहुंचाने से इनकार कर देती है।
फॉन उससे नाराज हो जाता है कि वह अपने राज्य की गद्दी के बदले एक बच्चे की रक्षा कर रही है। तभी विडाल उसके पीछे पहुंच जाता है। विडाल, जो फॉन को नहीं देख पाता, ओफेलिया के हाथ से बच्चा ले लेता है और उसे गोली मार देता है। ओफेलिया के पेट में गोली लगती है और वह जमीन पर गिर जाती है। विडाल भूल भुलैया से बाहर आता है, जहां विद्रोही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वह मर्सिडीज को बच्चा सौंप देता है और उससे कहता है कि वह अपने बेटे को बताए कि उसके पिता ने किस समय कैसे मौत पाई। मर्सिडीज जवाब देती है कि उसका बेटा कभी उसका नाम भी नहीं जान पाएगा। तभी पेड्रो विडाल को गोली मार देता है और आखिरकार उसका खात्मा हो जाता है। मर्सिडीज और विद्रोही भूल भुलैया के अंदर जाकर ओफेलिया को पाते हैं, जहां उसकी चोट से खून बह रहा होता है। ओफेलिया का खून गुफा के नीचे बहकर पत्थर पर गिरता है और इससे पोर्टल खुल जाता है। अचानक ओफेलिया एक बड़े महल में जाग जाती है, जहां राजा और रानी सिंहासन पर बैठे होते हैं। राजा उसकी सराहना करता है कि उसने किसी और मासूम का खून बहाने के बजाय अपना खून बहाकर अंतिम कार्य पूरा किया। फॉन फिर से प्रकट होता है और ओफेलिया के आगे झुक जाता है। रानी उसे उसके सिंहासन पर बैठने का निमंत्रण देती है और महल में सभी उसकी वापसी का जश्न मनाते हैं। वास्तविक दुनिया में ओफेलिया मुस्कुराते हुए मर जाती है, जबकि मर्सिडीज उसके लिए रो रही होती है। ओफेलिया अब प्रिंसेस मोआना के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी होती है और वह अपने राज्य में सैकड़ों वर्षों तक एक दयालु दिल के साथ शासन करती है। तो ये थी पैन्स लैबिरिंथ की कहानी, एक ऐसी दुनिया जहां जादू, कल्पना और सच्चाई एक दूसरे से टकराते हैं। ओफेलिया, जो अपने जीवन की कठिनाइयों और युद्ध की क्रूरता से घिरी हुई थी, उसने इस जादुई भूल भुलैया में अपना साहस दिखाया। लेकिन यह फिल्म हमें सिर्फ एक जादुई कहानी नहीं बताती। इसके हर पहलू में गहराई छुपी है, बलिदान, साहस और मासूमियत की ताकत। अंत में हम देखते हैं कि ओफेलिया ने अपनी जान देकर यह साबित किया कि सबसे बड़ा जादू दूसरों की मदद करने और मासूमियत की रक्षा करने में है। उसने अपना सिंहासन और जादू की दुनिया पाने के लिए किसी और की जान लेने से इनकार कर दिया। ये फिल्म हमें यह सिखाती है कि असली ताकत हमारे फैसलों में होती है और हमें हमेशा सही को चुनना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। पैन्स लैबिरिंथ एक ऐसी कहानी है जो आपको बार बार ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम दुनिया को वैसा ही देख रहे हैं जैसा वो है, या जैसा हम देखना चाहते हैं। ओफेलिया की यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि हर मुश्किल के बीच भी इंसानियत और मासूमियत की चमक बची रह सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सिने रिव्यू को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपने विचार बताएं। हम आपके सुझावों का इंतजार करेंगे। अगले रिव्यू में फिर मिलते हैं।